यूएस सेंट्रल कमांड बलों ने ईरान पर 90 मिनट तक चली ताज़ा हमलों की दूसरी लहर समाप्त की, जो आज सुबह स्थानीय समय के बाद हुई। ये तब हुआ जब यूएस ने ईरान पर चौथी रात हमला किया और ईरान का कहना है कि हाल में 30 से अधिक नागरिक मारे गए। तेहरान ने कहा है कि खाड़ी में यूएस सैन्य ढांचे को निशाना बनाने के बाद वो रक्षात्मक और निर्णायक हमला करेगा। अमेरिकी सेना ने बताया कि उसने ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों की नौसैनिक नाकाबंदी फिर शुरू की है और दावा किया कि ईरान ने पिछले हफ्ते होर्मुज जलदमरू मध्य में 7 वाणिज्यिक जहाजों पर हमला किया। इस 24 न्यूज संवाददाता बिलाल सलादीन ताजा जानकारी लाए हैं। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच नाजुक युद्ध विराम तेजी से टूट रहा है। रात भर अमेरिकी सेनाओं ने ईरानी ठिकानों पर लगातार चौथी रात हमले किए। देश के दक्षिणी हिस्से में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप दबाव की नीति को और तेज कर रहे हैं। ईरान पलटवार कर लड़ाई बढ़ा रहा है। सेंटकॉम के अनुसार ईरान ने एक हफ्ते में कम से कम 7 वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया। आईआरजीसी ने मध्य पूर्व से और अधिक ऊर्जा निर्यात मार्गों को रोकने की धमकी दी है। हाल ही में ईरानी मिसाइलों और ड्रोन ने वेब, बहरीन, जॉर्डन, कतर, ओमान पर हमला कर आईआरजीसी ने अमेरिकी ठिकानों व हितों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप तनाव बढ़ाने की अपनी धमकी और तेज कर रहे हैं। मैं ऊर्जा लक्ष्यों को आखिरी के लिए बचा कर रखूंगा, लेकिन आखिरकार हम ऊर्जा लक्ष्यों को निशाना बनाएंगे। हाँ, लेकिन आज रात हम उन पर बहुत जोरदार हमला करने वाले हैं। हम उन पर कल रात बहुत जोरदार हमला करेंगे। उसके अगले दिन की रात भी हम उन पर बहुत जोरदार हमला करेंगे और फिर अगले हफ्ते उनके लिए हालात और भी खराब हो जाएंगे, क्योंकि अगले हफ्ते बिजली घरों की बारी है, अगले हफ्ते पुलों की बारी है। हम उनके सारे बिजली घरों को तबाह कर देंगे, हम उनके सारे पुल तबाह कर देंगे अगर वे बातचीत की मेज पर नहीं आते। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने बातचीत के लिए इस तरह की धमकी का इस्तेमाल किया है। फिर भी ये दिखाता है कि लड़ाई अभी और बढ़ सकती है, जिसका ईरान और खाड़ी देशों पर गंभीर असर पड़ेगा, जबकि इजराइल फिलहाल इस लड़ाई का हिस्सा नहीं है। इजरायली अधिकारियों का मानना है कि अमेरिका ईरान के साथ फिर से पूर्ण पैमाने पर सैन्य टकराव की संभावना के लिए तैयारियां तेज कर रहा है। अमेरिका ने रातों रात फिर से ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी लागू की है। एमओयू पर हस्ताक्षर के बाद तेल की कीमतें सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंची, क्योंकि होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल प्रवाह को लेकर डर बढ़ा है। इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ बिलाल सलादीन और i24 न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता एरिल ओसरन जुड़े हैं। एरिल, पहले आपसे शुरू करते हैं। पिछले 24 घंटों में क्या बदला है और अगले 48 घंटों में हमें किन बातों पर नजर रखनी चाहिए? हाँ, जो बदला है वो ये है कि अमेरिका ने अपने हमलों की गति बढ़ा दी है। हर दिन एक लहर की बजाय अब हम एक ही दिन में कई लहरें देख रहे हैं। तो वास्तव में ये धीरे धीरे बढ़ता तनाव लगातार और गंभीर होता जा रहा है। पूरी तरह से सैन्य अभियानों में लौटने में अभी भी काफी समय लगेगा, लेकिन ये उस स्थिति के कहीं ज्यादा करीब है बजाय इसके कि हम पूरी तरह से बिना किसी हमले के युद्ध विराम की स्थिति में हों। हम पिछले 10 घंटों में कम से कम 1 घंटे से ज्यादा के 2 दौर के हमलों की बात कर रहे हैं, और ये उस स्थिति से बहुत अलग है जहां हम पिछले हफ्ते थे। अमेरिका हमले इसलिए कर रहा है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ समझौता ज्ञापन का पालन ईरान के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा, यानी ये एक प्रदर्शन आधारित समझौता है। ईरान ने वादे के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों को निशाना बनाना जारी रखा, जबकि जलडमरू मध्य को खुला और सुरक्षित रखने की बात कही थी। इसी कारण अमेरिका हमले कर रहा है। तो ये ईरान को ये संकेत देने की भी कोशिश है कि अमेरिका अब होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर ईरानी हमलों को और बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही ये एक दबाव की रणनीति भी है ताकि ईरान को अपनी शर्तों पर फिर से बातचीत की मेज पर लाया जा सके। अब तक इजराइल कुछ हद तक किनारे रहा है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि वो इसमें शामिल हो। ईरान ने इजराइल पर हमला नहीं किया, जिससे लगता है वो इजराइल को शामिल नहीं करना चाहता। लेकिन क्या इजराइल सरकार ईरान के खिलाफ इस युद्ध में उतरना चाहती है? अगर ऐसा हो तो वो कैसा होगा? इजराइल ईरान की किसी गलती या इजरायली क्षेत्र पर हमले का इंतजार कर रहा है, जैसा कि कुछ इजरायली अधिकारियों ने पिछले हफ्ते कहा, ताकि वे इस युद्ध में शामिल हो सकें।
क्योंकि उनका मानना है कि ईरान में एक काम अभी पूरा नहीं हुआ है, यानी अभी भी कुछ सैन्य ठिकाने हैं जिन्हें ईरान में निशाना बनाया जाना चाहिए। और वे ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि अमेरिकी सेना के संयुक्त प्रयास से वे ईरानी शासन पर काफी दबाव बना सकेंगे, जिसमें ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और नाकेबंदी के कारण आर्थिक परिणाम भी शामिल है। इसका मतलब है कि इजरायली इस संघर्ष को और बढ़ाने में रुचि रखते हैं। वे नहीं मानते कि मौजूदा ईरानी शासन के रहते कभी भी कोई रियायत देंगे, चाहे परमाणु या बैलिस्टिक कार्यक्रम हो या क्षेत्र में सशस्त्र समूहों व गैर राज्य तत्वों को उनका समर्थन हो। या तो यह केवल एक सैन्य उपलब्धि होगी जिससे ईरानियों की क्षमताओं को सैन्य रूप से खत्म किया जा सके, या फिर लगातार बढ़ते सैन्य दबाव के कारण वे आखिरकार इन मुद्दों पर पीछे हट जाएंगे। और एरियल, इस समय ईरान का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा मतलब है, क्या ये अमेरिका के साथ जैसे को तैसा की खींचतान में शामिल है? क्या ये दाव और बढ़ेगा? इस समय इसका उद्देश्य क्या है? क्या ये फिर से वार्ता की मेज पर लौटना चाहता है या होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण पाना चाहता है? हाँ, उनका मुख्य उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य में प्रभुत्व स्थापित करना है। अब अगर वे थोड़ा सा धैर्य दिखा पाते तो वे एमओयू की 60 दिन की अवधि से आगे निकल जाते, जिसमें यह तय है कि जलडमरू मध्य बिना किसी शुल्क के खुला रहना चाहिए। 61वें दिन वे जलडमरू मध्य पर नियंत्रण कर सकते थे, पर उनमें धैर्य नहीं था। उन्हें यह दिखाना था कि वे न सिर्फ जलडमरू मध्य पर नियंत्रण रखते हैं, बल्कि किसी भी समय अपनी मर्जी से जहाजों को निशाना भी बना सकते हैं। इसी वजह से अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की। अब वे क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं? उन्होंने खुद को मुश्किल में डाल लिया है, क्योंकि खाड़ी अरब देशों पर हमला कर वे उन पर व्हाइट हाउस पर हमले रोकने का दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी योजना है कि वे देशों को प्रोत्साहित करें ताकि वे अमेरिका को समझा सकें कि अब वहां से निकलने का समय है, क्योंकि उनकी मौजूदगी से खतरा बढ़ रहा है। लेकिन आखिरकार वे ये दिखाना चाहते हैं कि होर्मुज जलडमरू मध्य उनका है। ओमान के पास कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होगा। वे ही जलडमरू मध्य के मालिक हैं। क्या वे इसमें सफल हो रहे हैं? मुझे लगता है अमेरिका द्वारा जलडमरू मध्य पर उनकी प्रभुत्व क्षमता कमजोर होना उनके उद्देश्य में बाधा है। मुझे लगता है कि उन्होंने प्रक्रिया की शुरुआत में गलत आकलन किया था, जबकि अगर वे धैर्यपूर्वक इंतजार करते और कूटनीतिक खेल में साथ देते, जो कि वे अच्छी तरह जानते हैं कैसे करना है, तो परिणाम शायद अलग होता। उन्हें ना सिर्फ रोजाना बल्कि हर घंटे होने वाले अमेरिकी हमलों का सामना नहीं करना पड़ता, जिससे उनकी क्षमताएं कमजोर होती हैं और वे होर्मुज जलडमरू मध्य पर दबदबा नहीं बना पाते। ठीक है, और चलिए बात करते हैं कि ईरान क्या कर रहा है। उसने अमेरिकी सैन्य ठिकानों व सहयोगी देशों के हवाई क्षेत्र की ओर मिसाइलें, ड्रोन्स दागे, जिसमें बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में रात के हमले शामिल हैं। खाड़ी देश मिसाइलों को रोककर अपने क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब तक वे ईरान के साथ सीधे युद्ध में शामिल होने से बच रहे हैं। एरियल, क्या ये अभी भी एक सीमित सैन्य अभियान है, या हम देख रहे हैं कि इसका असर बढ़ता जा रहा है और ये ज्यादा खतरनाक और मूल रूप से क्षेत्रीय रूप लेता जा रहा है? सही है, मेरा मतलब है ये क्षेत्रीय युद्ध है, क्योंकि ईरान क्षेत्र के देशों पर हमला कर रहा है। हालांकि 40 दिन के युद्ध के विपरीत वे उन देशों के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे या नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने से बच रहे हैं। वे खुद को उन देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक सीमित रख रहे हैं, जैसे कि कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में। इसका मतलब यह नहीं कि वे समुद्र में नागरिक जहाज़ों को निशाना बनाना बंद कर चुके हैं, लेकिन अब ये देश 40 दिन के युद्ध जैसी बुनियादी ढांचे पर हमले नहीं झेल रहे हैं। तो इससे इन देशों को थोड़ी राहत मिलती है कि उन्हें उसी दबाव में नहीं रहना पड़ता। पर जब उनके महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमला हुआ, तब भी उन्होंने सार्वजनिक रूप से ईरान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। सऊदी अरब और यूएई द्वारा ईरान के खिलाफ यहाँ वहाँ गुप्त हमले करने की कई रिपोर्टें थी, लेकिन मामला किसी बड़े पैमाने के हमले तक नहीं पहुंचा। और जब उस समय की तुलना में स्तर कम है, तो यह उम्मीद की जा सकती है कि उन देशों की प्रतिक्रिया भी वैसी ही रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये उन देशों के लिए और भी साबित करता है कि ईरान उनके लिए लगातार खतरा है, भले ही वो उनकी बुनियादी ढांचे पर हमला ना करे।
कि किसी भी पल ईरान ये तय कर सकता है कि वो उन देशों पर हमला करेगा। और मुझे लगता है कि ये उन देशों के लिए एक चेतावनी भरा पल है और ये भी समझा सकता है कि उदाहरण के लिए सऊदी अरब में सना में हूथियों पर हमला करने के लिए अपनी सेना क्यों तैनात की, क्योंकि वे देख रहे हैं कि ईरानी शासन और दुस्साहसी हो गया है और भले ही वे दिखावे के लिए ही सही तेहरान के प्रति अपनी तुष्टीकरण नीति जारी रखे हुए हैं, लेकिन वे देख रहे हैं कि ईरान इस नई हकीकत में और भी साहसी हो गया है और अपने प्रतिनिधि गुटों को ताकत दे रहा है, इसलिए वो इसे अपनी सीमा पर ही रोकना चाहता है। तो आप जानते हैं इन देशों को सीधे तौर पर शामिल होने के लिए मजबूर करने के मामले में जब उनकी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया था तब भी वे उस स्तर तक नहीं पहुंचे, तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। मेरी समझ में खाड़ी क्षेत्र में जो हो रहा है वो लगातार ईरानी आक्रामकता के कारण बढ़ रहा है। तो वलर, आपको ये आगे कहाँ जाता दिख रहा है? हम धीरे धीरे तनाव बढ़ता हुआ देख रहे हैं। क्या सबसे अधिक संभावना यही है कि हम देखेंगे कि दबाव लगातार बढ़ता रहेगा और फिर बातचीत की मेज पर वापसी होगी, या दबाव बढ़ता रहेगा और फिर कोई बड़ा सीधा कदम उठाया जाएगा? देखिए, आखिरकार ये सब ट्रंप और उनके फैसले पर निर्भर करता है, क्योंकि मौजूदा ईरानी शासन जाहिर तौर पर वो कोई भी रियायत देने के लिए तैयार नहीं है, या खास तौर पर होर्मुज जलदमरू मध्य के मामले में कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जो कि अमेरिकियों के लिए स्वीकार्य नहीं है। सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप ही नहीं, मुझे लगता है कि यह एक अमेरिकी हित है। दुनिया भर में मुक्त व्यापार और समुद्री परिवहन की स्वतंत्रता ऐसी चीज है जिस पर अमेरिकी प्रशासन, चाहे वह वर्तमान हो, पिछला हो या अगला, वास्तव में कोई भी रियायत नहीं दे सकता। तो ट्रंप को होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के लिए और कदम उठाने चाहिए। इनमें कुछ द्वीपों पर सैनिक तैनात करना और उन पर कब्जा करना शामिल हो सकता है। खुद ट्रंप ने कल फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में यह कहा था, जैसे ही हम ईरानियों को तट से, ईरान के दक्षिणी तट से थोड़ा और पीछे धकेल देंगे, वे इन द्वीपों पर भी सैनिक तैनात कर सकेंगे, जिनका इस्तेमाल ईरानी फिलहाल जहाजों पर हमला करने के लिए कर रहे हैं। जब अमेरिकियों के पास वे द्वीप होंगे तो ईरानियों के लिए उन जहाजों पर हमला करना बेहद मुश्किल होगा।